डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज। सो आज के इस करंट अफेयर्स सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपको मिलेगा वो है द पीएम श्री स्कीम। यह स्कीम क्या कहता है इसके बारे में जानना जरूरी है। यह स्कीम क्यों बनाया गया इसके लिए भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इस स्कीम का मतलब है द पीएम श्री स्कीम लॉन्च इन 2022 is a centrally sponsored initiative aimed at upgrading existing schools to serve as model institutions, showcasing the implementation of the National Education Policy, which is called in short form as a NEP 2020। तो बच्चों आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बना था और इसके सही से इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ मॉडल स्कूल को चुना गया है जिसको हम लोग लाइक शोकेसिंग भी बोलते हैं। तो वहां पे उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके और फिर इसे लार्ज स्केल पे सभी स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो फर्स्ट फेज में कुछ 14-15 हजार स्कूल को सेलेक्ट किया गया है और उसमें इस पॉलिसी को पहले इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया द पीएम श्री स्कीम। अब दूसरा है यहाँ पे हॉट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैनुअल फेडरिक। यह बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। और ये क्या किए थे? ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी गोलकीपर है ये मैनुअल फेडरिक। पास अवे एट 78। He kept when India won the hockey bronze at the Munich Olympics of 1972. Manuel Frederick was the only Olympic medalist from Kerala। तो यहाँ पे यह पर्सनालिटी मैनुअल फेडरिक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स की दुनिया में जानी मानी हस्ती है और यह केरल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में 78 में पास अवे हो गए और इन्होंने म्यूनिक ओलंपिक में जिस समय भारत ने ब्रोंज जीता था इसमें हॉकी के खेल में, कहां पे? तो यहाँ पे म्यूनिक ओलंपिक्स में। कब? 1972 में। उस समय मैनुअल फेडरिक हॉकी टीम के गोलकीपर थे और यह केरल के अकेले व्यक्ति थे जिन्हें यहाँ पे कोई मेडल मिला था। तो यहाँ पे यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किस खेल से संबंधित है और यह क्यों जाने माने हैं। तो इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एन अनाउंसमेंट मेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला whose name is Pinarayi Vijayan on November 1st, 2025. The declaration was made on the occasion of Kerala Formation Day। तो फर्स्ट नवंबर को केरला फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और उस दिन वहां के जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया है। तो यहाँ पे यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने वाला है और यह हमारे देश के लिए, हमारे देश के राज्यों के लिए अच्छी बात भी है कि ये इन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी को दूर किया है। तो आगे चल के हो सकता है कि पूरे देश की पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा और पूरे देश की गरीबी खत्म हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट बड़ी टॉपिक इज कन्नड़ा राज्योत्सव सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर एवरी ईयर। सो यह पॉइंट यहाँ पे बताता है कि कर्नाटक जो भारत के एक राज्य है तो इनका फॉर्मेशन डे हर एक साल 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन जो कर्नाटक राज्य के लिए अच्छे काम किए होते हैं उनको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार भी दिया जाता है। इसलिए यह दिन स्पेशल डे के रूप में पूरे कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है renowned poet KG Shankara Pillai wins Kerala highest literacy prize which is called as Eju Thachan Puraskaram for the year 2025। तो यहाँ पे ये जो केजी शंकरा पिल्लई है इनको मिला है केरला का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी प्राइज और वो किसके द्वारा दिया जाता है?
तो केरला के सरकार के द्वारा दिया जाता है हर एक साल, और उस पुरस्कार का नाम है इजुथचन पुरस्कारम। तो यहाँ पे यह नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस नाम से दिया जाता है और किनको दिया गया है, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ हैज ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनोमी, जिसे हिंदी में कहा जाता है पाक कला का रचनात्मक शहर, ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा ऑफिशियली यह डिक्लेयर किया गया कि लखनऊ क्या है, पाक कला का रचनात्मक शहर है। पाक कला का रचनात्मक शहर है यानी यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे खाने के वेराइटीज मिलते हैं और ये क्रिएटिव है, इसलिए यहाँ पे इसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी। अगर आपको कभी लखनऊ जाने का मौका मिले, घूमने का मौका मिले, तो आप विभिन्न जगह पे जा करके वहां पे अच्छे अच्छे खाने का, डिलीशियस फूड का आप भी मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पे यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि लखनऊ को डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, यह हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, इंडिया वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन संडे 2 नवंबर 2025 winning the women's ODI World Cup, defeating South Africa by 52 runs। तो अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आपको पता होगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में अपनी दावेदारी पेश की, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने फाइनल मैच खेला और साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप को अपने नाम हासिल किया। यह भारत के लिए, हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए, भारत की बेटियों को सलाम है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी कीर्ति यहाँ पर स्थापित किए हैं, तो इसके लिए हम सब की तरफ से इनको सैल्यूट है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइनल मैच प्लेड एट द डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई, और यह ऐतिहासिक मैच कहाँ खेला गया, तो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो यह भी जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट है, प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया सफाली वर्मा। आप अगर मैच देखे होंगे तो आपने इनका प्रदर्शन भी देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से खेली थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, तो यह भी बहुत ही उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के हिसाब से भी, और हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की भी बात है। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दीप्ति शर्मा रही, प्लेयर ऑफ द मैच भी सफाली वर्मा रही। तो पूरे सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला, इसलिए सीरीज का खिताब इनको मिला है। और इस तरीके से भारत ने पूरे विश्व में, भारत की महिला टीम ने पूरे विश्व में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है, और हम सब की तरफ से इनको बहुत बड़ा सैल्यूट भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ISRO launches GSAT-7R, which is also called as CMS-03। 2 नवंबर 2025 को दो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ यहाँ पे। पहला जो हमने आपको इससे पहले बताया कि वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट मैच में भारत ने अपनी दावेदारी पेश करके और जीत अपने नाम हासिल की, वह तो सबसे बड़ा था। और उसके बाद दूसरा, इसरो लॉन्चेज GSAT-7R, यह भी हम सब के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि की बात है, गर्व की बात है। तो क्या है, the Indian Space Research Organization, which is called in the short form as ISRO, on Sunday 2 November 2025 successfully launched the Indian Navy's Advanced Communication Satellite GSAT-7R, which is also called as CMS-03 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, which comes under तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि GSAT-7R कब लॉन्च हुआ और ये किस कैटेगरी का सैटेलाइट है।
तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किसके लिए बनाया गया? तो नेवी के लिए बनाया गया है। ये ओशियन में कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए जो वहां पे सैटेलाइट की जरूरी पड़ती है, वहां पे जो टेलीफोनिक सर्विसेज या मोबाइल से बात करने के लिए या कोई भी जो भी यहाँ पे सिग्नल के बेसिस पे काम होता है, उसके लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और जो नेक्स्ट जानकारी है, अगर आप नहीं जानते तो अभी आप जान जाएंगे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। तो ये श्रीहरिकोटा में है। मोस्टली इसरो के द्वारा जो भी यहाँ पे लॉन्चिंग होता है वो मोस्टली इसी जगह से होता है। और ये कहाँ पे आता है? तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है। तो यह सब आपको जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि ये किस कैटेगरी का है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नाम क्या है? GSAT-7R, उसी का उपनाम है CMS-03। और ये किसके लिए किया गया? तो नेवी के लिए किया गया, एडवांस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इन ओशियन। नेक्स्ट क्या है? दिस इज इंडिया हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टिल डेट, और इसका जो वेट था वो अप्रोक्सीमेट 4400 kg। तो यहाँ पे अभी तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो आपसे घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा अभी तक का सबसे भारी, सबसे हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका जवाब होगा GSAT-7R, which is also called as CMS-03। तो इस तरीके से यहाँ पे यह हम सब के लिए गर्व की बात भी है। आपके एग्जाम की तैयारी भी साथ में हो रही है और आपकी जानकारी भी इस क्षेत्र में बढ़ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। So next is ट्राई सर्विस एक्सरसाइज which is named as त्रिशूल। यह 12 दिन का एक्सरसाइज है which has started on 3rd November. So this will exercise त्रिशूल is a major tri-service military drill conducted by the Indian Armed Forces to test and validate inter-service coordination between the Army, Navy and Air Force across land, air, sea and cyber domains। तो बच्चों यहाँ पे इसमें समझने की बात है कि आज के डेट में जब भी इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध होता है तो आपको हर एक तरीके से मजबूत होना चाहिए। देश के स्तर पे हर एक तरीके से मजबूत होना चाहिए, चाहे वो वाटर के माध्यम से हो, चाहे वो एयर के माध्यम से हो, चाहे वो लैंड के माध्यम से हो। और हर एक जगह पे हर एक की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे नेविगेटर जो वहां पे जो समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, वहां से भी फ्लाइट का लैंडिंग होता है, टेक ऑफ होता है, ये सारी चीज वहां से, मिसाइल भी वहां से हो रहा है। तो इसीलिए इनका कोऑर्डिनेशन भी होना उतने ही ज्यादा जरूरी है। पानी में आर्मी वाले कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एयरफोर्स वाले कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर अगर एयरफोर्स के जहाज को समुद्र से उड़ाना है तो वो कैसे वहां पे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए एक यहाँ पे ड्रिल कंडक्ट किया गया, किनके द्वारा? इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, ताकि तीनों फोर्सेस में ट्यूनिंग बनी रहे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में ट्यूनिंग बने रहे, काम करने का तरीका एक दूसरे को समझ में आए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो, ताकि जो भी हमारा टारगेट है, जो भी यहाँ पे हमारा मेन मकसद है, वो हमारा पूरा हो। और जब कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो हम अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके, हर एक फ्रंट पे, हर एक एंगल से। इसीलिए इसका प्रैक्टिस किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशूल कब मनाया गया था, या फिर कब इसका प्रैक्टिस हुआ था और किन के बीच में हुआ था, किस पर्पस के लिए हुआ था। तो ये सब चीज आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। तो इसका एरिया है राजस्थान, गुजरात, नॉर्दर्न अरेबियन सी। ये तीनों क्षेत्र में जाके और यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रहा है, इन तीनों के बीच में इसको एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसका नाम दिया गया त्रिशूल, और आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बने इसके लिए यह ड्रिल हो रहा है, और वो होस्टेड है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स है
वो यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपकी जानकारी बहुत हद तक बढ़ी होगी। आप हर एक पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज को नोट किए होंगे, की पॉइंट्स को हाईलाइट भी किए होंगे, ताकि जब भी आप रिवीजन करें एग्जाम से पहले तो आप हर एक पॉइंट को बहुत जल्दी रिकॉल कर सके और जो भी क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही सही आंसर कर सके। इसी के साथ आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।